नादर जमान ने जो ही मुड़कर देखा, उसका बदन यक लख्त पत्थर का हो गया। फेरोज़ा की बजाय उसके सामने उधेड़ उम्र का एक कवि हैकल बदशक्ल शख्स सर से पांव तक स्याह चुगा पहने खड़ा था। उसकी आंखें बेहद चमकदार, मोटे मोटे होंठ, सुर्ख और गालों की हड्डियां उभरी हुई थी और उसके सर पर स्याह पगड़ी थी जिसकी कलगी में बेशकीमत हीरा जुड़ा हुआ जगमगा रहा था। दाएं पहलू में तलवार लटक रही थी जिसका दस्ता जुड़ाव था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी आखिरी तस्वीर एपिसोड नंबर 2। यकायक उस पर कपकपी तारी हो गई। कहने लगी, बाबा मुझे जल्दी से कंबल उड़ा दो। मैंने उसे कंबल उड़ा दिया। कपकपी फिर भी ना गई। तब मैंने एक और कंबल उस पर डाल दिया और अंगीठियां भी सुलगा दी। उसका रंग पीला पड़ गया था और वो बार बार कह रही थी, बाबा मुझे क्या हो गया है, मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। मैं वहाँ से आकर तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन फेरोज़ा ने मुझे अपने पास से हिलने भी ना दिया। फिर वो आप ही आप बड़बड़ाने लगी, बाबा खुदा के लिए यहाँ से ना जाओ, अगर तुम चले गए तो वो यहाँ आ जाएगा। इस वक्त वो मकान में मौजूद है, मुझे उससे डर लगता है, वो बहुत खौफनाक है। बाबा यहाँ से ना जाना, मुझे तन्हा मत छोड़ना। फिरोज़ा की ये हालत देखकर मैं बेहद खौफज़दा हुआ। उसके अंदर से कोई और ही आवाज़ आ रही थी। दफ़तन वो पुरसकून हो गई, कपकपी जाती रही। उसने कंबल उतारकर परे फेंक दिए और नाराज़ होकर बोली, ये दहकती अंगीठियाँ यहाँ किस लिए लाई गई हैं, इन्हें फ़ौरन हटा दो। मैंने हुक्म की तामील की। अब वो बिस्तर में लेटी बेखबर सो रही थी। नादर ज़मान दम बखुद ये कहानी सुनता रहा। बूढ़े अफजल बेग के हर जुमले पर उसे अपने दिल की धड़कन बंद होती हुई महसूस हुई। कोई उसके कल्ब की अथाह गहराइयों से पुकार रहा था, फ़िरोज़ा फ़िरोज़ा फ़िरोज़ा। अफजल बेग के साथ वो पहली बार फ़िरोज़ा की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो उसका तमाम बदन मारे हैबत के पसीने में तर था। एक खूबसूरत छप्पड़ खट पर मखमली गद्दों और रेशमी चादरों में लिपटी हुई उसकी महबूबा ख्वाबे नाज के मज़े लूट रही थी। उसके मासूम चेहरे पर सुकून था और किसी खुशगवार ख्वाब के ज़ेर असर उसके लब मुस्कुरा रहे थे। नादर ज़मान मुतमिन होकर दबे पांव अपने कमरे में लौट गया। सूबेदार जलालाबाद अकाए तबरीज़ी ने नादर ज़मान के तस्वीर खाने में टहलते हुए कोई 10वीं बार ये जुमला दोहराया, सूबेदार जलालाबाद, लेकिन मैं ऐसे किसी सूबेदार को नहीं जानता। क्या हुलिया बताया तुमने नादर? हाँ, मुझे याद नहीं पड़ता मैं कभी किसी ऐसे शख्स से मिला हूँ। बिल्कुल याद नहीं आता। उसने बताया नहीं कि आखिर वो किस मकसद के लिए मुझसे मिलना चाहता है। खैर, मैं यहाँ उसका इंतज़ार कर लेता हूँ। कल जब वो आया तो क्या वक्त हुआ था? मगरिब के फ़ौरन बाद 7 बजे। अच्छा, चलो अभी सब भेद खुला जाता है, उसे आने तो दो। लेकिन मैं देखता हूँ कि 7 बजने वाले हैं और सूबेदार का कहीं पता नहीं। जनाब, उन्होंने सख्त ताकीद से फरमाया था कि वो कल इसी वक्त तशरीफ़ लाएंगे। उन्हें किसी अहम मामले पर आपसे बात करनी है। नौजवान मुसव्वर ने अदब से अर्ज़ किया, मेरा ख्याल है कि वो आया ही चाहते होंगे। मुमकिन है वो अपनी या अपने किसी अजीज़ की तस्वीर बनाना चाहते हों। तबरेज़ी ने कहा, यही बात होगी। इससे ज़्यादा अहम बात और मुझसे वो क्या करेंगे? मैं वज़ीर ना अमीर ना बड़ा ओहदेदार, एक मामूली मुसव्वर हूँ। नादर ज़मान ने कमरे की दोनों खिड़कियाँ खुली छोड़ दी, एक वो जो गली में और दूसरी वो जो अंदरूनी सहन की जानब खुलती थी।
وہ باری باری دونوں کھڑکیوں سے جھانکتا رہا تاکہ صوبیدار جلالہ آباد کو آتے ہوئے دیکھے اور فوراً اپنے استاد کو خبر کر دے، لیکن ہر بار اس کی نگاہیں ناکام پلٹ آتی۔ آخر شہر کے گجر نے شام کے 7 بجنے کا اعلان کیا۔ جو ہی گجر کی آواز تھر تھراتی ہوئی فضا میں گم ہوئی، نادر زمان نے اپنے اعصاب میں ایک حیران کن تناؤ محسوس کیا۔ دل کی دھڑکن آپ ہی آپ تیز ہونے لگی۔ اپنی یہ کیفیت وہ آقائے تبریزی کی نگاہوں سے بچانے کے لیے گلی کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی حویلی میں داخل ہونا چاہے، خواہ صدر دروازے سے، خواہ دائیں بائیں چھوٹے بغلی دروازوں سے، اسے بہرحال گلی میں ہی سے آنا ہوگا۔ ہر راہگیر کے قدموں کی چاپ سن کر وہ چونک اٹھتا اور خوب غور سے دیکھتا، لیکن صوبیدار جلالہ آباد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بھئی وہ شخص ابھی تک نہیں آیا، تبریزی نے بے چینی سے کہا۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ 7 بج چکے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر اس نے باری باری ان تصویروں پر نظر دوڑائی جو نادر زمان نے تیار کر کے ایک طرف سجا دی تھیں۔ جلالہ آباد کا صوبیدار خدا جانے کون شخص ہے۔ وہ پھر بولا، حیرت ہے کہ میں خود آج تک جلالہ آباد نہیں گیا۔ اس نے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ جی نہیں، صرف اتنا ہی کہا کہ وہ جلالہ آباد کے صوبیدار ہیں۔ اس سے بیشتر کہ میں ان سے کچھ دریافت کرنے کی جرأت کرتا، وہ ایک دم تشریف لے گئے۔ تاہم وہ اپنی چال ڈھال، لباس اور گفتگو سے واقعی معزز، باوقار اور اچھی حیثیت کے نظر آتے تھے۔ ان کی پگڑی میں جو ہیرا لگا تھا، میں نے آج تک اتنا بڑا اور قیمتی ہیرا پہلے نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے جناب اس ہیرے یکا یک تصویر خانے کا دروازہ آواز پیدا کیے بغیر کھلا اور جلالہ آباد کا صوبیدار اندر داخل ہوا۔ اس کا لباس وہی تھا جو اس نے گزشتہ شام پہن رکھا تھا۔ نادر زمان نے اسے گلی میں آتے نہ دیکھا تھا، لیکن یہ موقع اس امر پر غور کرنے کا نہ تھا کہ پھر کدھر سے آیا۔ اس نے جلدی سے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، جناب معزز ملاقاتی تشریف لے آئے ہیں، اور پھر وہ آنے والے سے مخاطب ہوا، یہ ہیں محترم آقائے تبریزی جن سے ملاقات کے آپ متمنی تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آقائے تبریزی اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے کی جرأت بھی نہ کی۔ صوبیدار نے دہکتی نگاہیں تبریزی کے چہرے پر جما دیں۔ نادر زمان نے دیکھا کہ ان آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھی۔ چند لمحے کمرے میں بھیانک خاموشی چھائی رہی، ایسی خاموشی جس میں استاد شاگرد دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن بخوبی سن رہے تھے۔ آقائے تبریزی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، نوارد نے بھاری تحقمانہ لہجے میں کہا۔ فرمائیے جناب علی، میں ہیما تن گوش ہوں، لیکن کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں تشریف لے چلیں؟ وہاں آپ کی تشریف رکھنے کا شایان شان انتظام ہے۔ آقائے تبریزی نے مرعوب ہو کر بھرائی ہوئی آواز میں درخواست کی۔ صوبیدار نے بے پرواہی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ بات یہیں ہوگی، اور بیٹھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں، مجھے فوراً واپس جانا ہے، سمجھے؟ سمجھ گیا عالیہ، حکم فرمائیے، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تبریزی نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں کے اندر اندر اس کی حالت میں ایک عظیم تغیر رونما ہو چکا تھا۔ اب وہ صوبیدار کے سامنے ادنا غلام کی طرح دستے بدستہ کھڑا تھا، حالانکہ آقائے تبریزی وہ شخص تھا جو شہنشاہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا تو جانتا ہی نہ تھا۔ بڑے بڑے آدمیوں کو اپنے دروازے سے یہ کہہ کر لوٹا دیتا کہ ملاقات کی فرصت نہیں۔ یوں بھی اپنے زمانے کا لاسانی مصور تھا اور اسے خوشامد تعلق
और चापलूसी से फितरी तौर पर नफरत थी। मगर अब वही तबरेज़ी एक मामूली सूबेदार के सामने पालतू कुत्ते की तरह दुम हिला रहा था। सब बातें नादर ज़मान के जहन में एकदम आईं और गुजर गईं। खुद उसकी बातनी हालत तबरेज़ी से कम ना थी। सूबेदार जलालाबाद की शख्सियत का रोब उस पर भी तो बैठ चुका था। क्या हजूर मुझसे पहले भी मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है? तबरेज़ी ने गर्दन झुकाए हुए पूछा। नहीं, ये पहला मौका है कि तुम हमें देख रहे हो। सूबेदार मुस्कुराया, मगर उसकी आवाज़ में अभी तक वैसा ही तहक्कुम था जैसे वो मुखातब को अपना ज़र खरीद गुलाम समझता हो। हम तुम्हें अपने इलाके में भी तलब कर सकते थे, लेकिन फिर हमने यही मुनासिब समझा कि खुद तुम्हारे पास जाएं। बात ही कुछ ऐसी है तबरेज़ी। मेरी बड़ी खुश नसीबी है आली जा कि आपने गरीब खाने पर कदम रंजा फरमाया। बेतकलीफ़ अरशाद फरमाइए, मैं क्या खिदमत बजा लाऊं? सूबेदार ने नादर ज़मान की तरफ देखा, जो अब हद दर्जा खौफज़दा होकर अपने आका की पुश्त पर जा खड़ा हुआ था। तबरेज़ी, क्या ये नौजवान काबिल एतमाद है? बेशक सरकार, ये मेरा नहायत होनहार शागिर्द नादर ज़मान है और हर तरह से भरोसे के काबिल है। बहुत खूब, सूबेदार ने कहा और अपने लिबादे में हाथ डालकर हाथी दांत का बेहद नाजुक और बेशकीमत डब्बा बरामद किया और उसमें से कुछ जवाहर और जेवर हैं। उसने भारी आवाज़ में कहा, इस नौजवान को हुक्म दो कि अभी यह डब्बा लेकर किसी अच्छे जोहरी के पास जाए और इन तमाम ज़वारो जवाहर की मालियत का अंदाज़ा करवा कर वापस लाए। जितनी कीमत भी उनकी लगे वो एक कागज़ पर लिखी होनी चाहिए। ये कहकर उसने तबरेज़ी की तरफ डब्बा बढ़ा दिया। उसने बड़े अदब से दोनों हाथों में उसे थाम लिया। अब वो सूबेदार जलालाबाद से बेहद मरऊब हो गया था। ऐसे मालूम होता था कि पूरा डब्बा जवाहर और सोने के जेवरात से भरा है। तबरेज़ी ने डब्बा खोले बगैर नादर ज़मान की तरफ बढ़ा दिया और सूबेदार के अल्फाज दोहरा दिए। नौजवान ने अपने चुगे के अंदर डब्बा छुपा लिया और गर्दन को खम देकर दरवाजे से बाहर निकला। उसके हाथ और पैर बुरी तरह लर्ज रहे थे। उस कैफियत पर काबू पाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। ऐसे लगता था कि जैसे कोई बदरूह उसके ताक़ुब में है। हवेली से बाहर निकलकर उसके हवास कुछ काबू में आए और ज़हन काम करने के काबिल हुआ। वो हैरान था कि सूबेदार जलालाबाद क्या इसी अहम बात के लिए तबरेज़ी के पास आया है। आखिर अपने इस ज़ोरो जवाहर की कीमत वो खुद भी किसी जोहरी से लगवा सकता था। फिर उसने आकाए तबरेज़ी को इस काम के लिए क्यों मुंतखब किया? नादर ज़मान जितना इस सवाल पर सोचता उतना ही परेशान होने लगता। ये ऐसा मामला था जो उसके लिए नाकाबिले फ़हम साबित हो रहा था। 2-3 बाज़ारों से निकलकर वो एक छोटी सी तंग गली में दाखिल हुआ, जहां फानूसों और मशअलों की रोशनी में गोया दिन निकला हुआ था। ये शहर का सराफा बाज़ार था और नामी ग्रामी जोहरियों की दुकानें यहीं थीं। उनमें से कई जोहरी उसे अच्छी तरह से जानते पहचानते थे, क्योंकि वो उनकी तस्वीरें बना चुका था। अपने शनासा एक जोहरी की दुकान पर पहुंचकर उसने हाथी दांत का डब्बा चुगे के अंदर से निकालकर उसके सामने धर दिया। जोहरी ने इश्तियाक भरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया और कहने लगा, आओ मियाँ मुसव्वर, कैसे आना हुआ? इस डब्बे में क्या लाए हो? मुझे कुछ खबर नहीं इसमें क्या है, नौजवान ने फूला सांस दुरुस्त करते हुए कहा। आकाए तबरेज़ी के पास एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। ये डब्बा उनका है और वो फरमाते हैं कि इसमें जो कुछ है उसकी मालियत एक कागज़ पर लिखवा कर ले आओ। जोहरी ने एहतियात से डब्बे का ढकना खोला और हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। डब्बा ऊपर तक लालो याकुवत, अलमास और सोने के भारी जेवरों से भरा था। तेज़ रोशनी उन जवाहर पर पड़ी तो आंखें चुंधियाने लगी।
खुदा की पनाह, इसकी कीमत का मैं क्या अंदाज़ा करूं। जौहरी चिल्ला उठा। मेरा ख्याल है आला हज़रत शहनशाह के जवाहर खाने में भी ऐसे नादर और नायाब पत्थर ना होंगे। बहरहाल उनकी कीमत का सरसरी अंदाज़ा कई लाख रुपए के लगभग होगा। ये डब्बा बजाय खुद खासी कीमत का है और मैं देखता हूँ बेहद पुराना भी, ताहम इसे बड़ी हिफाजत से अब तक रखा गया है। जौहरी बारी बारी एक एक हीरा उठाता और दीवानावार खुशी से झूमते हुए उसकी तारीफ में कसीदे कहने लगता। गजब हो गया मियाँ, ऐसा नायाब अलमास तो दुनिया भर में कहीं ना मिलेगा, और ये ज़मर्द अकेला यही 1 लाख रुपए का होगा। और ये जुड़ाव हार खालस सोने का है, इसमें खोट बराए नाम है, किसी माहर कारीगर के हाथ का शहकार है। ऐसे बाकमाल लोग अब कहाँ भाई, ये नादर ख़जाना है। जनाब मुझे वापस भी जाना है, नौजवान ने दबी आवाज़ में जौहरी से कहा। आपकी बड़ी नवाजिश हो, अगर एक कागज़ पर मालियत के बारे में कुछ तहरीर फरमा दें। अभी लो, अभी लो। जौहरी ने अपनी तिजोरी खोलकर ख़ास कागज़ निकाला और ज़रा सी देर में हिसाब किताब करके नादर ज़मान के हवाले किया। नौजवान मुसव्वर ने एहतियात से तमाम ज़ोरो जवाहर दोबारा डब्बे में डाले, उसे बंद किया, अपने चूगे के अंदर रखा और सलाम करके रुखसत होने लगा। जौहरी ने आहिस्ता से कहा, देखो मियाँ, अगर इस माल को बेचने का इरादा हो तो सीधा यहीं आना। मेरा ख्याल है कीमत में कुछ और इजाफा भी हो सकता है। मैं दूसरों से कुछ ज़्यादा ही देने को तैयार हूँ। जनाब इसके बारे में कोई फ़ैसला आका ने तबरेज़ी के मुक़्तदर व मुअज़्ज़ज़ मुलाकाती ही फरमा सकते हैं, जिनकी मलकियत ये जवाहर हैं। मैं तो सिर्फ़ कीमत का अंदाज़ा करवाने हाज़िर हुआ था। जब वो वापस हवेली में पहुंचा तो उसने अपने कमरे में आकाए तबरेज़ी और सूबेदार जलालाबाद को महवे गुफ्तगू पाया। उसने डब्बा अदब से पेश किया, फिर जौहरी की तहरीर भी हवाले कर दी। सूबेदार ने बेपरवाही से डब्बा एक तरफ रख दिया, कागज़ पर निगाह डाली और उसे तबरेज़ी की तरफ बढ़ा दिया। तबरेज़ी ने उसे पढ़ा। उसके चेहरे पर खौफ के फैले हुए आसार के साथ साथ अब हैरत के आसार भी शामिल हो गए। नादर ज़मान ने वहाँ से रुखसत होने की इजाज़त तलब की, मगर तबरेज़ी ने उसे वहीं ठहरने का हुक्म दिया। ज़ाहिर है ऐसे काबिल एतमाद नौजवान से कोई बात छुपाई ना जा सकती थी। वो अदब से एक जानब खड़ा हो गया। जनाबे वाला, आपने अभी तक अरशाद नहीं फरमाया कि इस खादम के गरीब खाने तक ज़हमत फरमाने की असल वजह क्या है। तबरेज़ी ने कहा, ज़ाहिर है कि ज़वारो जवाहर की कीमत का तखमीना तो आप खुद भी कहीं से लगवा सकते थे। बेशक मेरे आने की एक ख़ास वजह है तबरेज़ी, सूबेदार ने कहा। नादर ज़मान ने देखा कि वह पलक झपकाए बगैर तबरेज़ी को देख रहा है और उसकी निगाहों में अजब सहर की सी तासीर है। खुद नादर ज़मान अपनी कुव्वत इरादी सल्ब होती हुई महसूस हुई। बयान फरमाइए, मैं हिमा तन गोश हूँ। सुनो, कोई 4 माह पहले का जिक्र है, तुम हमारी जागीर जलालाबाद के करीब से गुजरे थे। बिलाशुबा तुम कस्बे के अंदर दाखिल नहीं हुए, वरना हमारे आदमी तुम्हें फ़ौरन हमसे मिला देते। हमने तुम्हारी तारीफ सुनी है और जानते हैं कि तुम बहुत पाए के मुसव्वर हो। खैर, तुम्हारा काफ़िला कस्बे के बाहर ही रुक गया था। एक ख़ास वजह के बायस हम तुमसे मिलने के लिए ना आ सकते थे। बहरहाल तुम मगरिब की नमाज पढ़ने उस कदीम मस्जिद में गए थे जो अरसा दराज से गैर आबाद और वीरान पड़ी थी। वहीं हमने तुम्हें देखा। तुम्हारे साथ एक खादम था और तुम्हारी नौजवान भांजी फ़िरोज़ा भी। हमने फ़िरोज़ा को देखा और पसंद कर लिया। वो हुस्न व जमाल में यकता है और इस काबिल है कि किसी बड़े घर में ब्याही जाए। अगरचे हम बड़े जागीरदार नहीं, लेकिन तुम देखते हो कि हमारे पास बादशाहों से कहीं ज़्यादा मालो दौलत है। अगर तुम फ़िरोज़ा को हमारे निकाह में दे दो तो वो हर तरह खुश रहेगी। फ़िरोज़ा का निकाह तुम कब तक मेरे साथ कर सकोगे, मैं पुख्ता वादा चाहता हूँ और इस सिलसिले में किसी
ताखीर या टाल मटोल को पसंद ना करूँगा। आका तबरेज़ी पर उस हकमाना तकरीर और बेजा मुतालबे पर जो गुजरी सो गुजरी। नौजवान मुसव्वर नादर ज़मान का मारे तैश के बुरा हाल हो गया। उसका बस चलता तो वह खबीस सूरत जागीरदार बुड्ढे का सर पाश पाश कर देता। क्या वो पत्थर के चंद चमकदार टुकड़ों के इवज फिरोज़ा को खरीदने आया है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। उसका चेहरा लाल भभूका हो गया, जैसे बदन का सारा खून खींचकर चेहरे और आंखों में सिमट आया हो। वो समझ रहा था कि अब आकाए तबरेज़ी के सब्र की इंतहा हो चुकी होगी। जलालाबाद के इस अहमक सूबेदार को उसकी मौत ही यहाँ ले आई है। किस गुस्ताखी और बेबाकी से वो फिरोज़ा का सौदा तय करने आया है। कोई भी गैरतमंद आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उसने देखा कि आकाए तबरेज़ी उसी तरह बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। उसके मुंह से मुखालफत या इनकार में एक लफ्ज़ भी ना निकल सका। अलबत्ता उसके चेहरे पर फैली हुई हैरत के आसार अब और भी गहरे हो गए थे। खुद उसे भी सूबेदार जलालाबाद से इस किस्म के मुतालबे की तवक्का ना थी। आखिर उसने हद दर्जा नदामत और इनकसार अमीज़ लहजे में कहना शुरू किया, आलीजा, मैंने आपका अरशाद समात किया। मेरी ऐन खुशकिस्मती है कि आपकी निगाह इंतखाब मेरी भांजी फिरोज़ा पर पड़ी है। यकीनन उसे आपसे बेहतर शोहर नहीं मिल सकता। अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं अभी इसी वक्त हाँ कर देता। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने आज तक फिरोज़ा पर अपनी राय या मर्ज़ी मुसल्लत नहीं की। हमेशा उसे अपने मामलात में आज़ादी से सोचने और अमल करने की इजाज़त दी है, और ये तो उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम मामला है। उससे मशवरा किए बगैर मैं क्यों कर वादा कर सकता हूँ। बहाने बनाने की कोशिश मत करो तबरेज़ी, सूबेदार गुर्राया और उसके नथने तैश के बाइस फड़कने लगे। आंखें जो पहले ही सुर्ख थी लाल अंगारा हो गईं और उसकी खौफनाक आवाज़ हवेली के दरो दीवार से टकरा टकरा कर गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों बदरूहें चिल्ला रही हों। मैं सब्र समझता हूँ तुम्हारी इन चालबाजियों को। तुम उसके हर तरह सरपरस्त और वली हो। बोलो, क्या मैं गलत कहता हूँ? अगर तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन है। फिरोज़ा को तुम्हारे हुक्म से सरताबी की मजाल ही नहीं हो सकती, और मुझे फिरोज़ा पसंद आ गई है और मैं उसे हासिल करके ही रहूँगा। मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं, तबरेज़ी ने कहा। मैं तो इस मामले में सिर्फ फिरोज़ा की रज़ामंदी हासिल करने की बात कर रहा था। आप दौलत के ज़रिए फिरोज़ा को तमाम खुशियाँ तो दे सकेंगे, लेकिन रिश्ते नाते करने में सिर्फ दौलत ही को तो नहीं देखा जाता। हस्बो नसब भी कोई चीज़ है, और हम लोग इस मामले में खासे सख्त हैं। मुझे अभी तक आपके हस्बो नसब के बारे में कुछ भी जानने का मौका नहीं मिला। सूबेदार मुस्कुराया और अपना स्याह लिबादे के अंदर हाथ डालकर पुराने कागज़ों का एक छोटा सा पलंदा बरामद किया। मैं जानता था कि तुम ये सवाल ज़रूर करोगे, इसलिए अपने शजरे के कागजात साथ ही लाया हूँ। ये कहकर उसने वो बुलंदा तबरेज़ी की तरफ फेंक दिया। तबरेज़ी ने झुक कर फर्श से कागज़ उठाए, उन्हें एक नज़र देखा, असबात में कई बार गर्दन हिलाई जैसे मुतमिन हो गया हो। फिर यह कागज़ उसे वापस करते हुए कहा, मुझे इत्मीनान हो गया है आलीजा कि आप बहुत आला हस्बो नसब के मालिक हैं। बस तो फिर ताख़ीर ना करो। बुड्ढे ने एक और कागज़ बरामद करते हुए कहा, ये हमारे और तुम्हारे दरमियान एक मुआहदा है, जिसके तहत मैं अपना ज़ारो जवाहर से भरा हुआ ये डब्बा तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। इसकी वसूलियाबी की रसीद मुझे दो और कागज़ पर लिख दो कि फ़िरोज़ा की शादी मुझसे कर दोगे। मैं ज़्यादा धूम धड़का पसंद नहीं करता। ये काम बिल्कुल खामोशी से होना चाहिए। अब फ़ौरन इस पर दस्तखत करके मेरे हवाले कर दो। मगर हजूर, इतनी जल्दी? मुझे कुछ गौर करने का मौका तो दीजिए। तबरेज़ी गड़बड़ाया। मौका? सूबेदार ने कहका लगाया।
میں نے ہر طرح سے تمہاری تسلی کر دی ہے اور تم ہو کہ برابر بہانے بنا رہے ہو۔ جلدی دستخط کر دو، میرا خیال ہے کہ 1 دن کی مہلت مناسب رہے گی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے سیاہ لبادے میں ہاتھ ڈالا اور ایک عمدہ قلم دان نکال کر سامنے رکھ دیا۔ اگر تمہارے پاس قلم دان نہیں تو یہ موجود ہے، میں احتیاطاً ساتھ لیتا آیا تھا۔ تبریزی نے قلم روشنوئی میں ڈبویا اور کپکپاتے ہاتھ سے دستخط کر دیے۔ ادھر آؤ نوجوان، صوبے دار نے نادر زبان سے کہا، تم اس کاغذ پر بطور گواہ دستخط کرو۔ ایک سحر زدہ غلام کی مانند نادر زمان نے بھی اس پروانے پر دستخط ثبت کر دیے، جس کے تحت صرف 1 دن بعد جلالہ آباد کا صوبے دار ہمیشہ کے لیے فیروزہ کا مالک بن جانے کا حق رکھتا تھا۔ دستخط ہوتے ہی اس نے معاہدے کا کاغذ لپیٹ کر اپنے لبادے کی خفیہ اندرونی جیب میں رکھ لیا اور دروازے کے قریب جاتا ہوا بولا، تبریزی، میں کل رات ٹھیک 9 بجے تمہارے مکان پر پہنچ جاؤں گا، اور غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے مابین جو تحریری معاہدہ ہوا ہے تم ہر طرح سے اس کی پابندی کرو گے۔ یہ کہتے ہی رخصتی، سلام اور مصافحہ کیے بغیر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔